रिएक्शंस कैसे लिखनी है, बैलेंसिंग कैसे करनी है, कैसे आइडेंटिफाई करना है रिएक्शंस को। अगर आपने लकड़ी ली और उसको जला दिया, बर्निंग जो है वो भी एक क्या है, केमिकल चेंज है। अरे जी, हमारे पास एक ब्राइड है, एक ग्रूम है, दोनों की अगर शादी करा देंगे तो क्या होगा, कपल बनेगा। जब भी कोई इक्वेशन को लिख रहे हो उसको बैलेंस करना है बाद पे, ठीक है। बैलेंस नहीं किया मार्क्स कट हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे, फिर नहीं कहना कि मैडम आपने कहा नहीं। हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि आज की इस वीडियो के अंदर हम क्यों मिले हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों के लिए मैं मिड टर्म एग्जाम से पहले वन शॉट लेकर आऊंगी और केवल 15 to 20 मिनट्स के अंदर हम हर एक चैप्टर का वन शॉट जो है वो कंप्लीट करेंगे। आज का हमारा टारगेट यही है, केवल 20 मिनट्स के अंदर हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसको करने वाले हैं। रिएक्शंस कैसे लिखनी है, बैलेंसिंग कैसे करनी है, कैसे आइडेंटिफाई करना है रिएक्शंस को, ये सारी चीजें इस 20 मिनट्स के अंदर आप सीख जाएंगे। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ बैठे रहिए। 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट निकालने आपको अपने टाइम में से और आपका चैप्टर 1 हो जाएगा कंप्लीट। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है हमारा, इसके अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं। सबसे पहला, जैसे ही आप चैप्टर खोलते हैं तो आपकी पहली लाइन लिखी हुई है कि भाई फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में आप प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, क्लास 9th। तो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो फिर केमिकल रिएक्शन के बारे में हम देखेंगे। केमिकल रिएक्शन को हम अगर एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दे तो वो है आपका केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन के बारे में हम देखेंगे। अब ये जो केमिकल इक्वेशन होती है इनको हम बैलेंस करते हैं, और क्यों बैलेंस करते हैं, ऐसा कौन सा लॉ है जो इसको फॉलो करता है, उसको ओबे करने के लिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते कैसे है, कौन सा मेथड इसमें हम यूज में लेते हैं, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम बात करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शंस की, कि किस किस टाइप की रिएक्शन होती है, जैसे आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके बाद प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, और इसके साथ साथ हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन को भी देखेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक कोरोजन एंड रेसिडिटी। इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाएगा पूरा इन 20 मिनट्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज की। देखो बच्चा, सिंपल सा आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज होते हैं भैया, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। कोई भी अगर नया प्रोडक्ट आपको नहीं मिल रहा तो वो आपके फिजिकल चेंज है, अगर नया प्रोडक्ट मिल रहा है तो वो आपके केमिकल चेंज है। सिंपल सी चीज है, एक चीज याद रख ली, समझ आ जाएगा फिजिकल है केमिकल है। अब आपसे कह दिया कि आपको ना बहुत सारी वेजिटेबल्स दी है, चॉपिंग कर दो इनकी, तो चॉपिंग करोगे तो वो क्या है, फिजिकल चेंज ही तो है, कोई न्यू सब्सटेंस थोड़ी बना है, न्यू प्रोडक्ट थोड़ी बन के आया आपके पास, तो वो फिजिकल चेंज हो गया। एक पेपर आपको मैं दे दूं और आप गुस्से में आके उसको फाड़ दो बिल्कुल, तो वो क्या है, फिजिकल चेंज है ना, अपना गुस्सा उतार दिया आपने। जैसे कई लोगों को मैंने देखा है प्रेम के अंदर क्या करते हैं, एक फ्लावर लेते हैं, पत्तियां उसकी ऐसे 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 यस नो करते हैं, तो वो भी आपके क्या है, फिजिकल चेंज है ना, आपने सिर्फ क्या कर दिया, उन पत्तियों को उस फ्लावर से हटा दिया, पेटल्स को। तो ये सब आपके होते हैं फिजिकल चेंज, जिसके अंदर कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, ठीक है। ये आपके कैसे होते हैं, जनरली आपके रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल का मतलब क्या है, जैसे आपने आइस ली, उसको रूम टेम्परेचर पे रखा, वो मेल्ट हो गई, अब वापस से अगर आपने उसको फ्रीज के अंदर रख दिया तो वापस से सॉलिड में चेंज हो गई। तो यहाँ पे जनरली कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, कौन, फिजिकल चेंज। पहली चीज याद रखेंगे, इसके एग्जाम्पल ये हो गए। दूसरा आपके होते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में आपको एक चीज याद रखनी है, जो है कि आपके कोई नया प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होगा। नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब होगा केमिकल चेंज। अब कैसे, देखो लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर आप सभी पढ़ रहे हो बायो के अंदर, जिसके अंदर आप डाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हो, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे हो, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ रहे हो, ये सारी चीजें तो पढ़ चुके हो ना। तो बस यही तो केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज होते हैं जिसमें कोई न्यू प्रोडक्ट बनता है और ये आपके इरिवर्सिबल होते हैं,
ठीक है, एक बार न्यू प्रोडक्ट बन गया, वापस से पुरानी चीज नहीं लेकर आ पाओगे। जो एक बार आगे बढ़ गया उसको वापस तो पीछे नहीं ला पाओगे। वही है आपके केमिकल चेंज। तो जितने भी आपके लाइफ प्रोसेस है, आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोसेस चल रही है, वो आपकी सारी केमिकल चेंज होती है। डाइजेशन हो गया, आपके न्यूट्रिशन हो गया, इसके साथ साथ अगर आप रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं, ये सब आपके केमिकल चेंज है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की बात करें, केमिकल चेंज होगा। अगर आपने लकड़ी ली और उसको जला दिया, बर्निंग जो है वो भी एक क्या है, केमिकल चेंज है। क्लियर सभी को? सबसे पहला टॉपिक अपना फिजिकल और केमिकल चेंज। अब बात करते हैं किसकी, कि मैम अगर केमिकल चेंज हुआ है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन वहां पर हुई है, और यही केमिकल रिएक्शन जो है उसका हम जब एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिख देते हैं। केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है, एक तरीके से यहाँ पे जो आपकी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसी का ही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो आपके क्या होती है, केमिकल इक्वेशन होती है। उसी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन। तो आपने कोई भी रिएक्शन हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया क्या, मैग्नीशियम रिबन, आपने मैग्नीशियम रिबन को जलाया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने पूरी रिएक्शन बोली, उस रिएक्शन को मैंने एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया, दैट इज केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गई आपके केमिकल इक्वेशन। तो सिंपल सी एक लाइन याद रखनी है, केमिकल इक्वेशन क्या है, एक केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब देखो ये हमने इक्वेशन लिख तो दी, लेकिन ये स्केलेटल इक्वेशन है, अब इसकी बैलेंसिंग जरूरी है। तो आखिरकार हम इन केमिकल इक्वेशंस की बैलेंसिंग क्यों करते हैं, तो आपको मैंने एक लॉ बताया था, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। अरे भैया तुम इस पृथ्वी पे हो, इस अर्थ पे हो, चाहे तुम मून पे हो, आपका जो मास होगा वो कांस्टेंट रहेगा, मास में कोई चेंज नहीं आएगा। जितना मास आपके इस अर्थ पे है उतना ही मास आपके मून पर होगा। यस, वेट जो है वो आपका अर्थ से 1/6 रह जाता है मून पर, लेकिन मास चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो कंजर्वेशन ऑफ मास है, मास कंजर्वेशन लॉ जो है वो यहाँ पर अप्लाई होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, कोई भी केमिकल इक्वेशन जो लिखी है उसकी बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग का मतलब क्या है, पहले ये देख लो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे होते हैं इनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, जो राइट हैंड साइड पे लिखे होते हैं उनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये देख लो कि जो चीजें रिएक्टेंट के अंदर है वही प्रोडक्ट के अंदर होगी। फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट में आपके पास मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, तो प्रोडक्ट में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ही होगी, कहीं से निकल के हाइड्रोजन नहीं आ जाएगी, नाइट्रोजन नहीं आ जाएगी, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आएगा। जिस एलिमेंट ने गेम में पार्टिसिपेट किया है वही गेम से बाहर भी निकलेंगे उसको कंप्लीट करके। ऐसा नहीं है कि कोई बीच गेम में आ गया, नहीं। ठीक है, तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन अपने पास रिएक्टेंट में है तो प्रोडक्ट के अंदर भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ही होंगे और कुछ नहीं होगा। अब हम इनकी बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग के लिए हम एक मेथड यूज में काम में लेते हैं जो कि है आपके हिट एंड ट्रायल। कौन सा मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड। भैया कपड़े तो आप सभी खरीदते होंगे, सभी खरीदते हो कपड़े, तो मार्केट जाते हो, 4-5 जोड़ी कपड़े देखे, उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया, फिर क्या करते हो, ट्राई कर करके देखते हो, ये उठाया ट्राई किया, ये उठाया ट्राई किया, जो आपके ऊपर बेस्ट लगता है, जो फिट बैठता है वो आप ले लेते हो। सेम ये केमिकल इक्वेशंस के साथ है, आपने कोई भी कोफिशिएंट लिया, उसको हिट कर करके देखा इस इक्वेशन में, और अगर दोनों साइड आपके एटम्स जो है वो इक्वल हो जाते हैं तो यानी कि वो परफेक्ट है उसके लिए। अब मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है, मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ तो 1 ही है। इसको अगर मैं 2 कर दूं इधर, आपको ना पीछे की साइड कोई कोफिशिएंट नहीं लिखना है, हमेशा फॉर्मूले के आगे ही लिखेंगे, फॉर्मूला चेंज मत कर देना भैया। ठीक है, तो देखो अगर मैंने इसके आगे 2 लगा दिया तो मैम ऑक्सीजन तो 2 हो गई, बट मैग्नीशियम तो 1 ही रह गया, तो इसके आगे भी मैंने मैग्नीशियम 2 लगा दिया, तो 2 मैग्नीशियम हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गई, यानी कि इक्वेशन हो गई बैलेंस। तो कौन सा लॉ हमने यहाँ पर लगाया, मास कंजर्वेशन। कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आपके
जो मास है वो ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग हो गई प्रॉपर तरीके से। आप जितने भी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन जहां पर भी देख रहे हैं उन केमिकल इक्वेशन को उठाओ और खुद बैलेंस करने की कोशिश करो। हवा में नहीं करना है ये काम, बाकायदा अपनी कॉपी उठाइए, बाकायदा अपना पेन उठाइए और रिएक्शंस लिख लिख के, इक्वेशन लिख लिख के उनको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे इक्वेशन नहीं बैलेंस कर पाओगे। इसके लिए अपनी कॉपी उठाओ और पेन उठाओ, जितनी भी रिएक्शन आपको दिख रही है ना, इक्वेशन दिख रही है, सबको बैलेंस कर डालो, ठीक है। चलो, ये हो गया अपना दूसरा टॉपिक कि क्यों हम इनकी बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। समझ आ गया कैसे करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। अब चलो बात करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शंस की। सबसे पहली रिएक्शन जो है वो है आपकी कौन सी? सबसे पहली रिएक्शन है आपके पास कॉम्बिनेशन। अरे जी, हमारे पास एक ब्राइड है, एक ग्रूम है, दोनों की अगर शादी करा देंगे तो क्या होगा? कपल बनेगा। तो बस यही आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। ये हमारे पास है ब्राइड, ठीक है। ये मान लीजिए कि हमारे पास है ब्राइड ए और ये है ग्रूम बी। दोनों की मैरिज हुई तो दोनों ने बना लिया एक कपल, ठीक है। दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोनों कंबाइन हो जाए और एक सिंगल प्रोडक्ट बना ले। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सिंपल सी चीज है। अगर आपको प्रोडक्ट में एक सिंगल प्रोडक्ट दिख रहा है ना, अगर आपको सिंगल प्रोडक्ट दिख रहा है तो समझ जाओ कि भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। बिल्कुल आंख बंद करके लिख सकते हो कॉम्बिनेशन है अगर एक सिंगल प्रोडक्ट है तो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब आपने वाटर के अंदर डाला तो क्या होगा बच्चे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है, यहाँ से हीट भी रिलीज होती है। तो हीट है ये, तो ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, हीट रिलीज हो रही है। प्रोडक्ट एक सिंगल है तो यहाँ पे ये हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो कैल्शियम एक है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, इनकी बैलेंस्ड है। हमेशा याद रखना जब भी कोई इक्वेशन को लिख रहे हो उसको बैलेंस करना है बाद में, ठीक है। बैलेंस नहीं किया मार्क्स कट हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। फिर नहीं कहना कि मैडम आपने कहा नहीं कि बैलेंस करना है। बैलेंस करना है हर एक इक्वेशन को, ठीक है। क्लियर सभी को? तो ये हो गई आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सिंगल प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरी जो आपकी रिएक्शन होती है दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अरे भैया आजकल शादियों का हाल तुम सबको ही पता है। कितना ही स्ट्रॉन्ग कपल हो लेकिन कोई फूफा, कोई फूफी और कोई बुआ, कोई मामा, कोई मामी, कोई मौसी, कोई ताई आग लगा ही देती है ना रिश्ते में। ऐसे ही अगर मान लीजिए ये जो कपल है अपने पास एक, अब आ गए कोई मामा, कोई फूफा, कोई भी आ गया रिश्तेदार और उसने लगा दी आग, या फिर कोई थर्ड पार्टी आ गई इसमें, ठीक है, तो उसने लगा दी आग, तो उससे क्या होगा? आपके ये दोनों हो जाएंगे अलग अलग, इनका हो गया डाइवर्स। तो यही है आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? कैसे आइडेंटिफाई करोगे? एक सिंगल रिएक्टेंट होगा। क्या होगा बच्चे? सिंगल रिएक्टेंट होगा, तो वो आपके होगी क्या? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ये हो सकता है सनलाइट की प्रेजेंस में हो, ठीक है, हो सकता है आपके हीट या टेम्परेचर की प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रही है। तो ये आपके वही चाची, बुआ और ताई और इन्हीं का काम कर रहे हैं, भड़काने का काम किया, थोड़ी सी चिंगारी लगाई और ये दोनों हो गए अलग अलग। तो ये है आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर सभी को? आई नहीं बात समझ में? तो ये हो गई आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें आप आयरन सल्फेट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आयरन सल्फेट के अंदर क्या होता है, जब आप उसको हीट करते हैं तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट है लेकिन प्रोडक्ट 3 हो गए, तो वो आपके क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। थर्ड जो आपकी रिएक्शन आती है दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भैया देखो ऐसा जमाना है
कि बेटर नहीं करोगे, परफेक्ट नहीं रहोगे, तो कोई ना कोई आके कर देगा रिप्लेस। चाहे कंपनी की बात हो, चाहे रिलेशनशिप की बात हो, किसी भी चीज की बात हो, अगर बेस्ट नहीं दोगे तो रिप्लेस कर दिए जाओगे, है ना। तो देखो यहाँ पे मान लीजिए कोई एक पार्टनर है, मतलब एक कपल है, अब ये दोनों साथ साथ रह रहे हैं, लेकिन अब एक थर्ड कोई अपने एक एलिमेंट आ गया अलग से। ये जो सी है वो इस ए से बेटर है, तो सी कहेगा कि भैया हम तुमसे बेटर है ना, तो तुम निकलो, हम तुम्हारी जगह बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे ये सी इस ए की जगह आके बैठ जाएगा और इस ए को यहाँ पे रिप्लेस कर देगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कंपाउंड से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसका एक बढ़िया एग्जांपल आपको याद रखना है कि आपके पास है कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, क्योंकि कॉपर और सल्फेट है तो इसीलिए ब्लू कलर है। अगर आप इसमें आयरन नेल डाल देते हो, अब आयरन जो है वो आपके कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को इस सोल्यूशन से रिप्लेस कर देगा और खुद यहाँ इसकी जगह आके बैठ जाएगा। तो जो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था वो तो आपके इस तरीके से ग्रीनिश सा कलर हो गया, और जो आयरन की नेल होती है, लोहे की कील होती है, उसका सिल्वर का सा कलर होता है, उस पे ब्राउन लेयर आ गई क्योंकि कॉपर बैठ गया ना उसकी जगह जाके। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो भैया ध्यान रखना, तुम कहीं रिप्लेस ना हो जाओ, अपने को बेटर बनाए रखना हमेशा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, अरे इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, वो वाला मीम देखा है तुमने अक्षय कुमार वाला, वही चीज करनी है। जैसे यहाँ पे क्या है, एक कपल ये रहा ए बी और दूसरा ये रहा सी डी। ठीक है, अब इनमें क्या होगा, ये आयंस बनाएंगे, A प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस। तो आपको पता है इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर, यानी कि इसका पॉजिटिव इसके साथ और इसका पॉजिटिव इसके साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, C जो है वो B के साथ आ जाएगा और A जो है वो D के साथ आ जाएगा। तो इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी इसके सर। आयन एक्सचेंज अगर हो रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर लिया, अपनी टोपियां एक्सचेंज कर ली। वो अक्षय कुमार वाला मीम मुझे यहाँ पे लगाना चाहिए था। चलो अब इसका एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास है यहाँ पर सोडियम सल्फेट Na2SO4। आपने रिएक्शन करवा दी इसकी किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ, BaCl2। तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम और सल्फेट आयन बनेंगे, बेरियम एंड क्लोरीन आयन बनेंगे। तो बेरियम तो सल्फेट के साथ चल जाएगा, तो बेरियम सल्फेट बन गया BaSO4 और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बन जाएगा NaCl। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई अपनी बैलेंस। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया कि इसका बेरियम उसके सल्फेट के साथ और इसका सोडियम उसके क्लोरीन के साथ। तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि आयन एक्सचेंज। अब एक चीज आपको यहाँ पे दिख रही है, ये जो बन रहा है बेरियम सल्फेट वो कैसा बन रहा है, देखो मैंने क्या लिखा है ब्रैकेट के अंदर, ये एक्वस है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, लेकिन ये बन रहा है सॉलिड। तो इसका मतलब क्या है कि सॉलिड का मतलब है ये नीचे जाके सेटल हो जाएगा। तो जो बेरियम सल्फेट है वो एक प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट का मतलब है जो कि वाटर के अंदर इंसॉल्युबल होता है। वो वाले बच्चे देखे तुमने जो फैमिली फंक्शन में घुल मिल नहीं पाते, एक कोने में जाके बैठ जाते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। ये जो है आपका प्रेसिपिटेशन भी इंट्रोवर्ट है, नीचे जाके बैठ गया कि मैं तो किसी से नहीं मिलूंगा। तो ये जो यहाँ पे प्रेसिपिटेट बना है, पीपीटी फॉर्म हुआ है, इसको हम इसीलिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होती है वो एक तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होती है, जिनके अंदर एक प्रेसिपिटेट बनता है जो कि आपकी सॉलिड फॉर्म के अंदर बनेगा। ठीक है, जो कि वाटर के अंदर इंसॉल्युबल होगा, दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, एक इंसॉल्युबल सॉलिड बनता है, यानी कि वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा। क्लियर सभी को? तो ये हो गई आपके प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट अब आते हैं अपन रेडॉक्स रिएक्शन पे।
यहां से भैया क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, एक रेडॉक्स इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, देखो सबसे पहले तो आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझना होगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, सिंपल से अपन देखें एक बारी। देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है बच्चे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन नाम से डिफाइन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा कि आपने क्या कर दिया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी भी उसमें ऑक्सीजन जुड़ जा रही है तो ऑक्सीडेशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ गई, तभी तो जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक व्हाइट पाउडर बना। और ये जो मैग्नीशियम जलता है वो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है, ये वाली चीज भी ध्यान रखना। तो ये ऑक्सीडेशन ही तो हुआ। तो अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है ऑक्सीडेशन, लेकिन अगर ऑक्सीजन निकल रही है यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो वो आपके है रिडक्शन, ठीक है। अब अगर किसी रिएक्शन में दोनों चीज साथ साथ में हो रही है, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल रेडॉक्स के लिए हम क्या ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास है जिंक ऑक्साइड, आपने इसमें एक रिड्यूसिंग एजेंट डाला कार्बन। रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो सामने वाले का रिडक्शन कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, यानी कि खुद में तो ऑक्सीजन जोड़ ले, सामने वाले के ऑक्सीजन को भगा दे, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, सामने वाला जो है उसको तो ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक। अब देखो कार्बन क्या करेगा, इस जिंक की ऑक्सीजन को लेके भाग जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। जिंक ऑक्साइड से बना है जिंक, तो ऑक्सीजन गई इसकी जिंक ऑक्साइड की, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हुआ, जिंक ऑक्साइड का। जिंक तो प्रोडक्ट बना है, ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड, ऑक्सीजन निकली जिंक बना, यानी कि ये ऑक्सीडेशन हुआ। कार्बन इसके ऑक्सीजन को लेके भाग गया भाई साहब, तो यहाँ पे कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बना, इसका हुआ क्या, इसका हुआ ऑक्सीडेशन। यहाँ पे इसका तो हो गया रिडक्शन, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड से जिंक बना, ऑक्सीजन रिमूव हुई, रिडक्शन हो गया। लेकिन कार्बन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ गई तो क्या हो गया, यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये यहाँ पे ये रिडक्शन था, शायद मैंने ऑक्सीडेशन बोल दिया था गलती से। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड, ठीक है। और कार्बन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ गई तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। तो दोनों चीजें एक साथ हो रही है, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा रिड्यूस हो रहा है, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो ये होती है आपके रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर सभी को। तो एक की अगर ऑक्सीजन निकल जाए तो वो आपके हो गया रिड्यूस, और दूसरे में ऑक्सीजन जुड़ जाए तो वो हो गया ऑक्सीडाइज, ठीक है। आई यही बात समझ में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट समझ आ गए क्या होते हैं। तो अगर किसी रिएक्शन में दोनों चीजें हो रही है तो वो है आपके रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर सभी को, कोई डाउट आ गई जी। अब ये तो हो गई टाइप ऑफ रिएक्शंस कंप्लीट, लेकिन मैम एनर्जी के बेस पे भी तो दो रिएक्शन होती है, तो वो होती है आपके एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। देखो सिंपल सा पहचानने का तरीका बता रही हूं। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है कि अगर आपके पास रिएक्टेंट लिखा हुआ है, इसने रिएक्शन करी और बना प्रोडक्ट, लेकिन अगर प्रोडक्ट के साथ साथ हीट या एनर्जी भी इवॉल्व हो रही है, हीट या एनर्जी भी निकल रही है, तो वो आपके है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एंडोथर्मिक में क्या होगा कि कोई भी रिएक्टेंट है, उसके साथ में हीट या एनर्जी है। अब ये एरो के ऊपर भी लिखी हुई हो सकती है और इसके साथ में ऐसे लिखी हुई भी हो सकती है। तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, प्रोडक्ट के साथ हीट एनर्जी, आंख बंद करके लिख देना एक्सोथर्मिक। रिएक्टेंट के साथ आपके हीट और एनर्जी, आंख बंद करके लिख देना एंडोथर्मिक, ठीक है। अब देखो कैसे, इसका एग्जाम्पल अभी तो हम देख के आए हैं। कौन सा देखा था, अरे भैया कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और बहुत सारी हीट एनर्जी भी रिलीज होगी। तो आइडेंटिफाई कर लिया, एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक, अरे भाई, अरे अगर आपके पास क्या है, सिल्वर क्लोराइड है,
AgCl, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये सिल्वर में और क्लोरीन में ब्रेकडाउन हो जाएगा, किसकी प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे इसने क्या की, सनलाइट यानी कि ये जो हीट है वो ऑब्जर्व की, और यहाँ पे एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे सिल्वर क्लोरीन में इसका ब्रेकडाउन हो गया। तो ये आपकी क्या हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। क्लियर सभी को। तो ये एनर्जी के बेसिस पे दो टाइप की रिएक्शन कैसे आइडेंटिफाई करोगे, बस ये चीज याद रख लो, इस चीज से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आराम से। क्लियर। और भाई अब लास्ट टॉपिक देखो, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के इफेक्ट्स की बात करें तो जैसे आपने देखा है, मम्मी जो है वो हमारी क्या करती है, गोल्ड ज्वेलरी है या फिर सिल्वर ज्वेलरी की हम बात करें, सिल्वर ज्वेलरी को क्या करती है, वो कॉटन में पैक करके रखती है जिससे भाई वो ब्लैक ना पड़े, है ना। तो आपके जैसे आयरन हो गया, उसको बाहर ओपन में रख दो, लोहे के गेट देखे तुमने वो जिन पे पेंट नहीं हुआ होता, थोड़े टाइम बाद रस्टिंग होके झड़ने लगते हैं। तो हम पहले टॉपिक की बात करें, दैट इज कोरोजन। कोरोजन क्या होता है बच्चे, जो आपके मेटल होती है ना वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, मेटल जो है वो कोरोड हो जाती हैं ह्यूमिडिटी की वजह से। यहाँ पे जो आपके ऑक्सीजन है या गैसेस है उनकी वजह से या एसिड्स की वजह से क्या हो जाती है, मेटल्स आपकी खराब हो जाती है, उनको उसी को बोलते हैं हम कोरोजन। जैसे कि जो सिल्वर है वो ब्लैक पड़ जाती है, किसकी वजह से, सल्फर की वजह से। क्या बनाती है, सिल्वर सल्फाइड बनाती है, ये चीज याद रखना। सिल्वर ब्लैक होती है सल्फर की वजह से और सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, इसीलिए वो हो जाती है ब्लैक। कॉपर जो है वो ग्रीन लेयर अपने ऊपर चढ़ा लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है, इसीलिए उस पे ग्रीन लेयर चढ़ जाती है। आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, इसीलिए आयरन की हो जाती है रस्टिंग। तो जब ये रस्टिंग हो जाती है ना बच्चे, वापस से पुरानी मेटल नहीं ला सकते। तो मैम अब क्या करें भैया, ये तो पुरानी मेटल आ नहीं रही, खराब हो जा रही है, बचा सकते हैं क्या, तो बचा सकते हैं तो बचा लो। कैसे बचा लो मैम, प्रिवेंशन तो कर ही सकते हैं ना। डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए अगर ये सल्फर के, कार्बन डाइऑक्साइड के या ऑक्सीजन के, तो मैम बच सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो आयरन है इसको क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, इसकी पॉलिश कर देते हैं, गैल्वनाइजेशन कर देते हैं, ठीक है, और या ग्रीस लगा देते हैं, क्रोमियम जो है उसकी पॉलिशिंग कर देते हैं। तो इन सब क्या यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इन मेटल को कोरोड होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मम्मी सिल्वर ज्वेलरी जो है वो कॉटन में पैक करके रखती है, ठीक है। और अगला है आपका यहाँ पे रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या, अरे भाई देखो अभी तो एकदम गर्मियों वाला मौसम आ गया, दोबारा बारिश वारिश होके, तो क्या होता है कि जैसे आपने फैट कंटेनिंग या ऑयल कंटेनिंग फूड है, अब मान लो आपको चिप्स खानी है, कई बार ऐसा होता है ना कि मार्केट से आप चिप्स लेने जाते हो, तो अब ऐसा तो नहीं है ना, वो हमारी मम्मी तो है नहीं, मम्मी से कहो तो मम्मी तो हैंड टू हैंड पका के खिला देती है कुछ भी, लेकिन भाई मार्केट में तो पुराना ही माल मिलेगा। तो जो आप मार्केट में चिप्स के पैकेट ला रहे हो वो कोई फ्रेश नहीं है, बहुत पहले के बने हुए हैं, लेकिन फिर भी वो आपके खाने के लायक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके उनके अंदर ऑयल भी है, वो चिप्स है, वो आपके फैट कंटेनिंग फूड है, लेकिन फिर भी वो खराब नहीं हुआ। जबकि आप ऑयल में बनी सब्जी को बाहर रख दो एक दिन, इसमें स्मेल आने लग जाती है, उसका टेस्ट, उसका स्मेल चेंज हो जाता है। तो जब आपके ये फैट कंटेनिंग या ऑयल कंटेनिंग फूड होते हैं, जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो वो खराब हो जाते हैं, उनका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। अब मैम तो फिर ऐसा क्यों है कि जो फूड पैकेट्स हम लेकर आते हैं बाहर से, पैकेट वाले फूड, वो खराब नहीं होते? तो उनके अंदर ऑक्सीजन को निकाल के नाइट्रोजन फिल की जाती है। तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, इस रेंसिडिटी से भी इस फूड को प्रिवेंट किया जा सकता है। जो ऑयल या कंटेनिंग या फैट कंटेनिंग फूड है उसको एयर टाइट जार में पैक कर दो, ठीक है। नाइट्रोजन गैस का यूज करके क्या किया जा सकता है, इनको प्रिवेंट किया जा सकता है रेंसिडिटी से।
क्लियर। और इतनी सी देर में हम कर चुके हैं अपने पूरे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन। तो ये हुआ हमारा चैप्टर कंप्लीट और इसी के साथ आपका रिवीजन कंप्लीट हो गया। सिर्फ इस वीडियो को देख लो, पूरा चैप्टर हो जाएगा एकदम बढ़िया तरीके से रिवाइज, कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, साथ के साथ आप करियर विल का इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। इसी के साथ क्लास पसंद आई है तो लाइक करके जाना, डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना। हम मिलेंगे अपनी क्लासेस के अंदर। और मिड टर्म्स के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, बढ़िया से एग्जाम दीजिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।